खुलने लगी है। पाकिस्तान पलटवार करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसकी हर कोशिश हर बार नाकाम हो रही है। ऐसे में अब पाकिस्तान के बीच बचाव के लिए दुनिया के सामने गड़गड़ा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हिंदुस्तान का सब्र टूटा तो पाकिस्तान के खाते में एक और हार आ जाएगी। तमाम सारे अपडेट के बीच आज आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से एक संकेत और आ गया कि अगर पाकिस्तान ने कोई आतंकवाद को लेकर कार्रवाई की तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान होगा। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को लगातार भारत ये संकेत दे रहा है कि अभी तक भारत अपने बचाव में काम कर रहा है और वो उसका अधिकार है, लेकिन एलओसी पर क्या हालत है, किस तरीके से तनाव है, भारत की सेना किस तरीके से जवाब दे रही है, यह जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अदिति त्यागी के पास, जो एलओसी से तमाम हालातों का जिक्र कर रही है। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पर 3 बॉर्डर पड़ते हैं। अगर आप मेरे पीछे नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको ये बता दूं कि यहाँ पर केरन सेक्टर है एक तरफ, दूसरी तरफ तंगधार सेक्टर है और तीसरी तरफ माछिल है। और यहाँ पे लगातार आप सुन रहे हैं, खास पर तंगधार में, और बीते कुछ दिनों की हम बात करें तो लगातार माछिल से भी और केरन के जो अपर पार्ट्स हैं वहां से भी लगातार हैवी शेलिंग की खबरें आई हैं। आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जहां हम खड़े हैं यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर ही शेल आकर फटा और उसके स्प्लिंटर से जो घर हैं वो डिस्ट्रॉय हुए, उन्हें नुकसान हुआ। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भी जख्मी हो गए। एक और तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि हम और आप अगर बैठे हो स्टूडियो में तो शायद ये फीलिंग आती है कि पता नहीं सड़कें खाली होंगी, कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। तो ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीरें आपको एक नॉर्मलसी की तरफ दिखाती हैं, एक नॉर्मलसी की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, देखिए ये बस आ रही है, ये श्रीनगर से बस आ रही है। इसी तरह से जो ट्रैफिक है, लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि जैसे यहाँ पर दिन ढलने लगेगा, सूर्यास्त हो जाएगा, तब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैकआउट देखेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अगर एलओसी पर जो विलेजेस हैं, पहले कुछ दिनों में वहाँ पर हमने ज़बरदस्त तबाही देखी थी और ये भी देखा कि कैसे बड़ी संख्या में जो लोग तंगधार में रहते हैं, खासतौर पर तीतवाल जो कि बिल्कुल पीओजे के उसके सामने पड़ता है, तो इस तरह के विलेजेस, चाहे वो माछिल में हो, चाहे वो केरन में हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है लगातार वहाँ से लोगों को हटा रहा है और सुरक्षित जगहों पर ले जा रहा है। और हमने तबाही की तस्वीरें लगातार देखी है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात पॉइंट आउट करने वाली है वो ये है, एक, भारत ने कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। भारत ने हमेशा या तो टेरर के अड्डों को टारगेट किया है, आतंकी अड्डों को टारगेट किया है, या फिर भारत ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, वो भी एक रिस्पांस के तौर पर। भारत ने पहले लीड नहीं ली थी, भारत ने सबसे पहले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया था। लेकिन जब इन्होंने हमारे हवाई अड्डों को निशाना बनाना शुरू किया, हमारे एयरफोर्स स्टेशंस को निशाना बनाना शुरू किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद भारत इस बात के लिए तरफ कहर बरपाया है पाकिस्तान ने सिविलियंस पर। जबरदस्त शेलिंग की आवाज दूर दूर तक महसूस की जाती है। आसमान जो है वो लाल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये गोलाबारी जो है पार से, सीमा पार से होती है, उसके बाद जो सिविलियंस हैं उनकी लाइफ जो है वो पूरे तरीके से नरक बन जाती है। और इसीलिए जो अपर पार्ट्स हैं, जो ऊपर के इलाके हैं, वहां से लोगों को हटाया गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पहाड़ दिखाई देंगे, और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर बॉर्डर के लिहाज से मैं आपसे बात करूं तो हर पहाड़ के पीछे गांव है और पाकिस्तान के जो गोले हैं वो इसी दिशा से आते हैं। जो आप सामने की तरफ एक बड़ा सा पहाड़ देख रहे हैं, दरअसल पाकिस्तान के गोले इसी दिशा से आते हैं और आकर यहाँ पर जो गाँव हैं उन पर आकर पड़ते हैं। और इसके अलावा जो गांव बिल्कुल सटे हुए हैं, क्योंकि अगर आप तंगधार जाएं, अगर आप केरन जाएं, तो आप पाएंगे कि जो यहाँ पर गांव वाले हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसी तस्वीर होती है कि सामने आपको पीओजे के नजर आएगा। मुझे कई बार, चाहे वो केरन हो या फिर तंगधार हो, इन सभी जगहों पर जाने का, देखने का मौका मिला है। तो आप इसे ऐसे देख लें, जरा सा कैमरा उधर दिखाएं, ये जो नाला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
इसे आप कृष्ण गंगा मान लीजिए, किशन गंगा ये रिवर के तौर पर काम करे और दूसरी साइड पीओजे के हो। तो ये प्रॉक्सिमिटी है यहाँ पर जब हम एलओसी की बात करते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु। और एक और बात जिसका जिक्र अभी आपने सुना जब बात हो रही थी, वो ये था, अगर आपने खासतौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में, कि अगर आपने भारत के खिलाफ कोई भी एक्ट ऑफ टेरर किया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ये सोर्सेस कह रहे हैं। बीते दिनों में अगर आपने एक्सपर्ट से बातचीत सुनी हो तो सबने एक बात कही है कि भारत के पास नेशनल पॉलिसी नहीं है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं चीख चिल्लाने के बीच जो समझने वाले हैं। और आज हमें इस तरह की खबरें भी मिली कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके 2 जेट्स भी गिराए हैं। हालांकि उससे जुड़ी हुई जानकारी जो है वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन राजौरी में जिस तरह से पाकिस्तान ने बीती रात कहर बरपाया है जिसमें एडीसी तक की मौत हो गई, उनको मर्डर है ये सिविलियंस का, चाहे वो हमने पुंछ में देखा, चाहे वो हमने राजौरी में देखा। हम जिन डिस्ट्रिक्ट्स में खड़े हैं, जैसे अभी मैं खड़ी हूँ कुपवाड़ा में, उधर आप जाएंगे तो बांडीपुरा पड़ेगा जो कि एक और गुरेज सेक्टर के लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और अगर आप दूसरी साइड जाएंगे तो बारामूला आएगा जो कि उरी, जिसके बारे में आपने फिल्म भी देखी है, जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा सुना है। बीते दिनों में हमने देखा था वहां पर कल शाम को 5 बजे जो सीज फायर वायलेशन था पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया था और एक सिविलियन महिला जो थी उनकी मौत हो गई थी। यानी लोगों को भागने का, लोगों को बचकर निकलने का मौका भी जो है सीमा पार से नहीं मिल रहा है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान है, मैं उन्हीं से ये जो तमाम पहलू हैं इस खबर के, क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है, खबर कम और प्रोपेगेंडा ज्यादा सुनाई दे रहा है, फेक न्यूज ज्यादा सुनाई दे रही है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये जो तमाम पहलू हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है इसे एनालाइज करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। और मेरे साथ गुरिंदर सिंह ढिल्लों हैं, फॉर्मर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब। मेरे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हैं, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मिस्टर आर.के. भार्गव हैं, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि आज जम्मू का फ्रंट जो था उसमें वहां पर जो चौकियों पर फायर थी वो भी स्टार्ट हो गई, बीएसएफ की तरफ से खुद ये जानकारी दी गई। और सुरेंद्र सिंह लाली जी हैं जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया सीज फायर वायलेशन, या मुझे कहना चाहिए अब तो ये बात उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है, अगर पूरी रात हैवी शेलिंग हो रही है। तो जम्मू में आज जो हमने डेवलपमेंट्स देखे, उसके लिए आर.के. भार्गव जी मैं आपके साथ ये डिस्कशन शुरू करना चाहती हूँ। हमने देखा है कि जम्मू और पंजाब, इन्हें खास तौर पर ऑब्वियसली प्रॉक्सिमिटी को देखते हुए, नजदीक है पाकिस्तान के, वो सब देखते हुए, और पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी है कि वो सिखों को टारगेट करता है, वो हिंदुओं को टारगेट करता है, कश्मीरियों को उस लिहाज से उसने टारगेट किया है। लेकिन हमने कैजुअलिटी देखी है या तो हमें पुंछ में देखने को मिली है या राजौरी में देखने को मिली है। लेकिन जम्मू के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूँ तो ये जो नया फ्रंट खुला है, पोस्ट टू पोस्ट, चौकी टू चौकी, आप इसे कैसे देखते हैं? इसे एस्केलेशन का जो लैडर है वहां पर कहां पर आप इसे रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूं आपको कि वहां पर जो भी फायरिंग है एलसी के ऊपर, वो कोई नई चीज़ नहीं है और ना ही वो अभी हुई है, ना ही 6 महीने पहले हुई है। ये शायद जब से एलसी बनी है या उससे भी पहले मैं कहूँ, जब इसको हम कहते थे 1986 से पहले, एलसी से सॉरी जब शिमला एग्रीमेंट हुआ है उससे पहले हम इसको कहते थे कि वहाँ पर सीज फायर लाइन है उसको, यानी उससे पहले हम वहाँ पर स्टेट ऑफ फायरिंग में थे ऑल द टाइम। लेकिन शिमला एग्रीमेंट के बाद उसको एलसी बोला गया और एलसी को प्रॉपर्ली माना गया कि डिमार्केटेड है, और ये तय हुआ कि हम उधर नहीं जाएंगे, वो इधर नहीं आएंगे, और ये होगा कि फायर नहीं करेंगे। क्योंकि जो सीज फायर लाइन होती है उसमें यह है कि आपने जो एरिया में आप जा कर के कब्जा करके बैठ गए, आप आगे बढ़ गए, हमला किया, कब्जा कर लिया, इसी तरह वो भी कर सकते थे। लेकिन एलसी के बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बावजूद भी दोनों तरफ से ही फायर टाइम टू टाइम होता रहता था। कभी कभी 10-10 दिन चलता था, 15-15 दिन भी चलता था, फिर एक लल पीरियड आता था, फिर किसी ना किसी चीज़ को लेकर के वहाँ फायर शुरू हो जाता था। तो एलसी के ऊपर जो आज वहाँ पर फायर चल रहा है ये कोई नई बात नहीं है। अभी मैं आता हूँ जम्मू के ऊपर, जम्मू और उसके आसपास। सर जो मैं आपसे कह रही हूँ वो दरअसल इस कॉन्टेक्स्ट में है जो आपने भी एलसी को लेकर कहा। एक्चुअली फरवरी 2021 जब सीज फायर साइन हुआ उसके बाद से जम्मू कश्मीर काफी शांत रहा।
और ये पहलगाम हमले के बाद बीच में इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हुए, लेकिन कुल मिलाकर ये जो अग्रीमेंट था ये होल्ड किया। हालांकि उसे लेके एक डिबेट रही थी तब भी कि ये पाकिस्तान को फेवर करता है, हमें नहीं करना चाहिए, बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट, उसमें मैं जाती नहीं। लेकिन ये जो सर अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्टार्ट हुआ है बीएसएफ के फ्रंट पर, मैं वो आपसे जानना समझना चाह रही हूँ। हाँ, मैं अभी उसी पे आ रहा था ना, मैंने कहा कि अभी मैं आता हूँ जम्मू के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारा जो कश्मीर में इलाका है, कुछ एरिया हमारा एलसी है, जिसको हम भी एलसी कहते हैं, पाकिस्तान भी एलसी कहता है। कुछ एरिया वो है जो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच की इंटरनेशनल लाइन है। यानी कि जब पाकिस्तान बना था और जिस समय कश्मीर का एरिया था, उसके बीच में जो भी बॉर्डर था वो इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया। जब कश्मीर हमारे साथ आ गया, पाकिस्तान उधर चला गया। लेकिन पाकिस्तान उसको एलसी नहीं मानता है, आईबी भी नहीं मानता है। वो कहता है कि ये वर्किंग बाउंड्री है, यानी एक नया टर्म जो कि यहाँ पर है, जो खाली यहीं मिलता है, बाकी जगह कहीं नहीं है, कि ये वर्किंग बाउंड्री है। और उस वर्किंग बाउंड्री को वो आईबी की तरह से उसको सेक्रेट नहीं मानता है। और वो कहता है कि ये पाकिस्तान का करेक्शन जो जम्मू का एरिया है, जैसे पार्ट ऑफ कश्मीर, तो हमारा इसके ऊपर क्लेम है। और उस क्लेम को देखते हुए वो जम्मू के ऊपर टाइम टू टाइम उस इलाके में जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है फायर करता है, ख़ासतौर से जो अखनूर वगैरह का एरिया है ऊपर में। आज की तारीख में जम्मू में क्यों इंटेंस है ये? क्यों? क्योंकि जम्मू की जो टैक्टिकल इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। पूरा कश्मीर पाकिस्तान के हिसाब से तो एक वो एरिया है जिसके ऊपर वो क्लेम करता है, और उस क्लेम को बनाए रखने के लिए वो टाइम टू टाइम जम्मू में फायर करता है, कोशिश करता है कि वहाँ पे जम्मू में फायर करके उसके ऊपर अपना अधिकार जमाए। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो वहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट है जम्मू कि उससे आगे कश्मीर का पूरा रास्ता जम्मू से होकर के जाता है। जम्मू को अगर जम्मू का रास्ते को काट देते हैं तो कश्मीर की एक तरह से अभी तो जुगलर वेन नहीं रहा, क्योंकि हमने दूसरे रास्ते भी कश्मीर में जाने के लिए बना लिए हैं, हिमाचल की तरफ से हो करके भी हमारे पास रास्ता है। लेकिन आज भी पाकिस्तान की निगाह में ये है कि अगर वो जम्मू को टारगेट करेगा तो शायद कश्मीर को हिंदुस्तान से कट करने में कुछ समय के लिए ही सही सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए जम्मू और उसके आसपास का एरिया की उसके लिए यही इंपॉर्टेंस है कि इसको टारगेट करके इसको डिस्टर्ब किया जाए, ताकि कश्मीर और हमारे बीच में या बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के बीच में एक बैरियर हो, ताकि वहाँ से जो रेगुलर ट्रैफिक है, रेगुलर सप्लाई है, वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और ये जिस तरह से इंटेंस होता जा रहा है, उसके बाद जनरल ब्रिजेश कुमार, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस समय जो मौजूदा हालात हैं, इंफॉर्मेशन सबके पास है, आप इस समय एस्केलेशन लेडअप सिचुएशन को कितना सीरियस, कितना गंभीर पाते हैं? आदिति, ये जो एस्केलेशन लैडर है वो खासकर जम्मू और कश्मीर में उतना लागू नहीं होता है। या वो एलओसी हो या जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर ने कहा इंटरनेशनल बाउंड्री या कथाचित क्या कहते हैं वर्किंग बाउंड्री, इसका संदर्भ बाकी जगहों से भी। लेकिन सबसे पहले हम समझें कि ये कहानी है क्या। अगर दर्शकों को याद होगा, 3 हफ्ते पहले आसिफ मुनीर साहब ने कहा था कश्मीर इज अ जुगुलर वेन। नाउ उनका मतलब क्या था? कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में जो परिस्थितियां चल रही थी पिछले 7-8 साल से, या वो लेजिस्लेशन की मतलब से हो जो आपने आर्टिकल खत्म किया 370, लोकल लेवल इलेक्शंस किए, असेंबली के चुनाव किए, और मोर इम्पॉर्टेंटली टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो बढ़ गया, ये सब देख के लगा कि ये तो अभी आप रेलगाड़ी भी चलाने वाले थे। प्राइम मिनिस्टर साहब 19 तारीख को इनॉग्रेट करने वाले थे, तो ये लगा कि साहब ये तो हाथ से मामला निकल जाएगा। और पाकिस्तान आर्मी की रेज़ दे त्रा है एनमिटी विद इंडिया, उनका वजूद है। अगर दोस्ती हो गई हमारे साथ पाकिस्तान के अवाम की और हिंदुस्तान के अंदर, तो उनके आर्मी का रोल क्या रहा? तो ये है गुत्थी और ये है कहानी। जो बाकी हरकतें हैं इसके साथ साथ वो छोटी छोटी हैं,
और आप देखेंगे कि जो 5-6 साल से जो पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, खासकर कश्मीर वैली के लोगों का जिस तरह रुझान हो रहा था, झुकाव हो रहा था, उसको बंद करने का ये उन्होंने तरीका। दूसरी बात, शायद उनकी ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी थी। उनकी जो पॉपुलैरिटी है काफी कम है, और वो जो उन्होंने पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर है इमरान खान, जिनको नजरबंद करके रखा है, उनसे ये क्रेडिट छीनने के लिए कि आप होले देन दाओ, मैं तो टू नेशन थ्योरी का बिल्कुल क्या कहते हैं फॉलोअर हूं, और हिंदू मुस्लिम रह नहीं सकते हैं, इस तरह का भाषण उन्होंने दिया। और किसको दिया? ओवरसीज पाकिस्तानी, वो मैसेज कन्वे किया। और ये देखिए एक सिलसिला चल पड़ा। तो हम क्या करेंगे? हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हम जी ये जी बताना चाहते हैं कि हम आपको पनिश करेंगे, हम्म और ऐसे पनिश करेंगे कि आगे अब बात ऐसी चीजें नहीं कर पाए। और आपने देखा होगा जो भारत सरकार का रिस्पॉन्स रहा है, मेजर्ड रहा है, एडिक्वेट रहा है, जी प्रॉपर रहा है। हमने क्या किया? हमने 9 जगहों पे जहां पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग की सुविधा थी, उस पे प्रिसाइज हमला किया। कोलैटरल डैमेज नहीं के बराबर है, उनके अंदर घुस के मारे, और ये चेतावनी दी कि इसको जी एग्रीवेट करोगे तो आपकी खैर नहीं। शायद उनको भी अपने लोगों को निशाना था, और उन्होंने कुछ हरकतें की हैं सेकेंड डे एंड थर्ड डे। तो अभी भी हम चाहते ये हैं, आपसे कोई में गिला जी नहीं है, हमें तंग ना करो, अगर करोगे तो पिटोगे, और ऐसा पिटोगे टेररिस्ट को जी मारना हमारा काम नहीं है, आसिफ मुनीर को मारना। कहने का मतलब है पाकिस्तान की जो ठीक स्टेट है। है, उनकी आर्मी कंट्रोल करती है, उसको वीकन करना हमारा उद्देश्य है। और मैं सोचता हूं कई सालों बाद हमारे देश जी जी की जो बिल्कुल। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है उसमें ये काबिलियत आई है, और लोगों का जो हमारे जोश देख के ये लग रहा है शायद इस दफा हम संभव हो पाएंगे। धन्यवाद। ठीक है मिस्टर ढिल्लन, अगला सवाल मेरा आपसे है, लेकिन उससे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। अभी जो लोग मुझे देख रहे होंगे तो मुश्किल था, आप देख रहे थे कि आंखें खोलना भी, आंख यहाँ पर जो रोशनी थी वो इतनी ज्यादा ब्राइट थी, सनलाइट जो थी वो आंख में चुभने वाली थी, और अचानक से कैसे यहाँ पर तस्वीर बदल गई। अब आप ये देखिए, आप जब थोड़ी देर पहले इन माउंटेन्स को देख रहे थे, इन पहाड़ों को देख रहे थे तो क्लैरिटी थी। अब आप देखिए इनके ऊपर बड़े बड़े काले से बादल आ गए, और सूरज जो है इन काले बादलों के पीछे छिप चुका है। और ये तस्वीरें जहां एक तरफ बहुत ही खूबसूरत है, वहीं इन तस्वीरों से मैं दरअसल भारत पाकिस्तान के रिश्ते की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता कुछ ऐसे ही काले बादलों की तरह है। और अगर दोनों देशों के संबंधों की हम बात करें तो दरअसल दोनों देशों के संबंध जो हैं वो ज्यादातर, प्रकृति में तो होता है सूरज ज्यादा दिखाई देता है, बादल कम आते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर हमेशा से बादल रहे हैं, और उसके पीछे वजह रही है पाकिस्तान की टेरर को स्पॉन्सर करने वाली स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, क्योंकि आतंकियों के जनाजे में वहां पर आर्मी पहुंचती है, आर्मी उन्हें स्पॉन्सर करती है, उन्हें एक लेजिटिमेसी देती है। तो ये बात बीते दिनों में बहुत बार हुई है। यहाँ पर मिस्टर ढिल्लन, मैं आपसे जानना और समझना चाहती हूँ, ये जो डेवलपमेंट्स हमने बीते 3-4 दिनों में देखे हैं, इस वक्त ये तस्वीर आपको कितनी सीरियस लगती है? क्योंकि पाकिस्तान से कभी इस तरह के संकेत आते हैं कि पाकिस्तान कहता है कि हमने अमेरिका से कहा है कि भारत से बात करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कभी वो ये कहने लगता है कि अगर भारत ने हम पे हमला किया तो फिर माकूल जवाब मिलेगा। यानी डबल स्पीक लगातार जारी है, एक कंसिस्टेंसी तो संबंधों में भी कभी नहीं रही, पाकिस्तान की अपनी आदत में नहीं रही। तो फिर इस वक्त आपको सिचुएशन कितनी ग्रिम लग रही है, और आपको क्या डी एस्केलेशन की कोई पॉसिबिलिटी लगती है? क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हमने लगातार देखे हैं उनमें ये संकेत नहीं दिखता। गुड इवनिंग आदिति, एंड गुड इवनिंग माय कोलीग्स पैनलिस्ट। और जी गुड इवनिंग सर। प्लीज फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अभी जो जनरल साहब ने बात की और दूसरे पैनलिस्ट ने भी बात की, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा उसमें कि हमने पिछले 4 दहाकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जम्मू कश्मीर में फेस किया। जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग जो पीओके का हिस्सा है, जो 24 असेंबली हमारी खाली पड़ी हुई हैं, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है,
उसके ऊपर ना Seats. पाकिस्तान का राइट है, ना पाकिस्तान की टेररिस्ट जैसी आर्मी का कोई राइट है। पहलगाम से पहले तक हम एलओसी भी कहते थे, हम बात भी करते थे, एक चेस बोर्ड चल रहा था। लेकिन पहलगाम की इंसिडेंट के बाद वो परमानेंटली क्लोज हो गया। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। उसके पहले वाला जो रिकॉर्ड था हमारे ग्रे मैटर में, हमारे माइंड्स में, वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, बड़ा कैलिब्रेटेड, बड़ा रिमार्केबल, प्रोफेशनल और बड़ा प्रिसाइज किया कि हमने आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया, किसी आर्मी इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया। ये काबिले तारीफ बात है ना। अगली बात करता हूं कि अगर पाकिस्तान रोग नेशन ना होती, उसकी फौज के जो लीडरशिप है, खास करके ये कोई आसिम मुनीर आपको उसको आर्मी चीफ कहते हैं, ना ही वो आर्मी चीफ बन सकता है, ना ही उसके पास कैलिबर है कि वो अपने आप को एक फौज का चीफ कहलाने के काबिल हो। वो एक आतंकवादी टेररिस्ट जैसा बिहेव करता है, उसको यही कहना चाहिए। अगली बात, जब हमने ये इतना कुछ जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद अगर ये फौज किसी सिविलाइज्ड जी। नेशन की होती तो हमारे ऊपर कोई रिएक्शन ना होता। लेकिन उसने जो पहला रिएक्शन दिया उसकी आर्मी ने, उसका हमने जो जवाब दिया वो भी बड़ा स्टेबल, मैच्योर और वाइज रिस्पॉन्सेस थे। लेकिन उनके उसको भी टॉलरेट ना ठीक है। करते हुए उन्होंने मिस्टर ढिल्लन, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रही हूँ, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर है, वो खबर पहुंचा देते हैं जरा दर्शकों को। जी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों का तांडव देखा जा रहा है। इमरान की हत्या की आशंका पर कोहराम देखा जा रहा है पाकिस्तान की सड़कों पर। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में पीटीआई जो कि इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हैं, उनमें बहुत बड़ा गुस्सा और विरोध देखा जा रहा है। इमरान की हत्या की आशंका से कोहराम मचा हुआ है। समर्थकों ने पुलिस की चौकी भी जला दी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पीटीआई समर्थकों की हैं जो कि सड़क पर उतर कर आ गए हैं। उनमें साफ तौर पर गुस्सा देखा जा रहा है। और जो पीटीआई समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इमरान खान के हत्या की आशंका के बीच पुलिस चौकी भी जला दी है। पीटीआई समर्थकों ने मुनीर को खुलेआम चेतावनी दे दी है। मुनीर जो कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनको खुलेआम चेतावनी दे दी। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो कि किस तरीके से गुस्से में हैं और वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये चौकी मैंने जलाई है, 72 साल तक पाकिस्तान के कौन से मोहब्बत करता था, ये मैंने जलाई है। तो ये जो बड़ी खबर अभी आप तक पहुंचाई गई पीटीआई समर्थकों के हवाले से, भूले नहीं कल 9 मई था और ये लगातार डिस्कशन हुआ कि 2023 में जिस तरह से इमरान खान के समर्थकों ने उत्पात मचा दिया था, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त कर दिया था, धूमिल कर दिया था। आपको याद होगा उनके जो समर्थक थे वो पीटीआई के जो समर्थक थे, दरअसल माफ कीजिएगा, वो कोर कमांडर के घर में घुस गए थे और वहां पर जो मुर्गा था, जो बतख थी, यहाँ तक कि जो पतलून थी कोर कमांडर की, वो तक लेकर चले गए थे। उसके बाद एक सीरियस डेंट हुआ था पाकिस्तान की आर्मी की क्रेडिबिलिटी को लेकर और लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ ये जो हिमाकत की है मुल्ला मुनीर ने, जनरल मुनीर ने, मुल्ला मुनीर इसलिए कहा क्योंकि वो खुद को हाफिज कुरान कहते हैं, यानी जो कुरान है उन्हें कंठस्थ याद है और वो लगातार हिंदू और मुस्लिमों के बीच डिवाइड की बात करते हैं। 2 नेशन थ्योरी का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया था हमारे एक एक्सपर्ट ने, और साथ ही वो जिहाद की बात करते हैं। तो इसीलिए कई लोग उन्हें मुल्ला मुनीर भी कहते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, इस समय जो मौजूदा हालात हैं, आप इस मौजूदा सिचुएशन का आकलन किस तरह से करते हैं? क्योंकि इस वक्त इंफॉर्मेशन के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो है वो लगातार फैला रहा है। लगातार वो ये क्लेम करता है कि जब जब भारत स्ट्राइक करता है तो वो यहाँ पर ड्रोन अटैक कर रहा है, वो यहाँ पर अटैक्स कर रहा है। वो क्लेम करता है कि उसने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक प्रोपेगेंडा उसके द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन
ठीक है सुरेंद्र जी, ब्रिगेडियर दत्ता इस वक्त हमारे साथ नहीं है, सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, एज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, आप इस सिचुएशन में क्या डिप्लोमेसी की गुंजाइश देखते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि डिप्लोमेसी की गुंजाइश हमेशा रहती है, बैकडोर टॉक्स जो है वो हमेशा चलती है, बैक चैनल टॉक्स। आप इस समय क्या रीड कर रहे हैं सिचुएशन में? इसके पीछे वर्दी है। मैं थोड़ा सा आपको माजी में ले जाके फिर वर्तमान में फटाफट ले आऊंगा कि सन 47 में जब पाकिस्तान बना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन आपने उठाई है। जो पाकिस्तान बना तो उसमें 19% रिसोर्सेज मिले, 17% की पॉपुलेशन मिली और 33% की आर्मी मिली जीएचक्यू की, जो उस समय नॉर्थ का होता था। अब मुल्क तो बनवा लिया लड़ झगड़ के, दो दिग्गजों की लड़ाई में कंट्री तो बन गई। अब उसको चलाएं कैसे, क्योंकि आइन तो बना नहीं। तो अब हिंदुओं को गाली देना बहुत जरूरी है, मुनासिब है, क्योंकि अगर हिंदू का डर नहीं डालेंगे तो आर्मी के जर्नैल कर्नैल जो उनके इतने बड़े बड़े घर हैं वो कहां से लाएंगे, इतनी सैलरी की एलोकेशन कहां से करेंगे? तो वो 2024 में 25 में भी आके वो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, वो ढोल पीट रहे हैं। दूसरा बात यह है कि आसिम मुनीर साहब, जो अभी डिलन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आर्मी चीफ कहलाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। बस फर्क ये है कि उसामा बिन लादेन वो चोगा पहनता था और ये साहब वर्दी पहनते हैं। सिर्फ अपनी पावर पे, अपने रिन्यूअल के लिए, डॉक्टर करीमा बलोच के प्रेशर से हटने के लिए, इमरान खान का जेल से आने का प्रेशर ना बनने के लिए, उन्होंने फिर 2025 में, जहां हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर से ये खेल खेला ताकि दोबारा से एक तरीके से जो कश्मीर पनप गया, जहां 2.5 करोड़ टूरिस्ट आ गए, जहां सारे पनपने वाले में 90-95% मुसलमान है, और जहां पे अभी पीएम साहब ने ट्रेन की ओपनिंग करनी थी, उन्हें लगा कि ये कश्मीर तो निकल गया, अब ये निकल गया तो वैसे ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो हम पे लानत फेर रही है। अगर हमने फिर से हिंदू और मुसलमान का ढोल नहीं पीटा तो हमें लोग मार मार के दौड़ाएंगे। अब हुआ क्या कि उन्होंने वो गेम तो खेली, पर यहाँ हिंदुस्तान अब नया हिंदुस्तान है, ये मोदी जी का हिंदुस्तान है, तो उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया। और आपने अभी शुरू में बोला कि जो अब हमारी नई डिप्लोमेसी है या हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, तो पहले थी हमारी क्रेडिट कार्ड वाली डिप्लोमेसी कि बम फट गया यहाँ पे, वो डॉसियर आएगा, यहाँ से 2 आदमी वहां गाना गाने जाएंगे, 2 मोमबत्ती चलाएंगे और ये चल जाता था। अब ये डेबिट कार्ड हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड की नहीं, कि भगवान ना करे कि यहाँ कुछ हुआ नहीं तो वहां पाकिस्तान में आपके नजदीक में धमाका होगा। और जिन दहशतगर्दों में, जिसमें हाफिज अब्दुल रौफ जो उसका भाई है, उसके नमाजे जनाजा में आप कह रहे हो जी सर माफी के साथ मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट है। सॉरी, आई हैव टू चेंज द फ्रेम। वहाँ पे हमारे फोर्सेस की मूवमेंट हो रही है। आप ये लीजिए, उधर फोर्सेस, उधर कारवार। जी सर बोलिए। तो अब हुआ क्या कि देखिए, अब सब बात पूरी कर लीजिए। सॉरी, उस साइड पे फोर्सेस का मूवमेंट था, वो दिखाना नहीं चाहती थी मैं। बिल्कुल ठीक है, और मैं प्लीज बी सेफ। सबसे पहले तो हम सब पैनलिस्ट की ओर से मैं कहता हूं कि आप अपने आप को सेफ रखिएगा। पर ऐसा था कि अब सारा खेल खुल गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब खेल तो पहले से खुला था, पर अमेरिका और चाइना खेलते नहीं थे। पहले अमेरिका ने उसको अपना बनाया हुआ था, अब ये चाइना का है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इतना सिंपल नहीं है। इसमें आसिम मुनीर जो चाइना का प्यादा है, तो इसमें चीन भी पीछे से खेल खेल रहा है, क्योंकि जिस मुल्क के पास पैसे नहीं है उनके पास पैसे और असला कहां से आ रहे हैं सिवाय टर्की के। जी जी सर, आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की है लाली साहब। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या इस वक्त भी डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले होंगे जब एस्केलेशन इतना ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है दोनों तरफ से? और भारत के केस में तो भारत रिस्पॉन्ड कर रहा है, भारत एक्चुअली एस्केलेट नहीं कर रहा है, भारत रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही होगी अभी भी, या आपको लग रहा है इस समय कंप्लीट शटडाउन है? नहीं, कुछ चीजें होती हैं जो घर में भी होता है, कुछ चीजें बाहर नहीं आती। इसमें ट्रैक टू डिप्लोमेसी बिल्कुल हो रही है। आप देखिए, सऊदी अरेबिया के भी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, ईरान भी है, तो बहुत कुछ चल रहा है। पर अब हम फर्क हो गया, हमने कहा कि अब डिप्लोमेसी अपनी जगह जो चल रही है, पर अब करारा जवाब मिलेगा। और अगर अब कुछ होगा
तो आपको उसका उसी समय कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है जहां पे हम डॉसियर और किताबें और मोमबत्तियां जलाते रहेंगे। थैंक यू आदित्य जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है कि पिटता रहेगा या सिर्फ डोसिया से काम चलाएगा। ये वो हिंदुस्तान है जिसका एक्शन देखने को मिलेगा और हर फ्रंट पर देखने को मिलेगा। ये घर जाकर मारेगा। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, और हमारे साथ मयंक जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं कॉमेंट लूंगी। साहब मैं एक कॉमेंट ले लूँ मयंक जी का। सर मैं वापस आपके पास लौटूंगी, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें, ये पहाड़ जो है, ये रात में जो चैलेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है उसकी कहानी बयां करते हैं। क्योंकि जिस तरह से इन पहाड़ों के पार से यहाँ पर शेल लैंड करते हैं, फटते हैं, और उसके बाद जो उसमें से स्प्लिंटर्स निकलते हैं, जो लोगों को इंजर्ड करते हैं, जो लोगों के घरों को डैमेज करते हैं, जो लोगों के जो कहना चाहिए जानवर हैं उन्हें खत्म करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो आजीविका है वो पशुओं पर डिपेंड करती है। तो इतना बड़ा लॉस ये लोग लगातार यहाँ पर सफर कर रहे हैं। काफी गुस्से में है। मैं जब कश्मीरी को सुनती हूँ तो वो आकर एक ही बात कहता है कि भारत अगर बॉर्डर खोल दे, मयंक जी ये मैं आपसे कह रही हूँ, यहाँ पर कश्मीरी का रिस्पांस होता है, चाहे आप उरी में चले जाइए, चाहे आप कुपवाड़ा के किसी भी सेक्टर में चले जाइए, वो कहते हैं भारत बस एक बार बॉर्डर खोल दे तो मुनीर की सेना को हम छोड़ेंगे नहीं। इसने हमें जो अच्छे वक्त की आदत लगी, जो शांति की आदत लगी, जो नॉर्मल लाइफ की आदत लगी, उसे तहस नहस कर दिया है। जी हाँ दीदी, आपने बहुत सही बात बोली है। इस समय आम कश्मीरी, आम भारतीय जो है त्रस्त हो चुका है पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवाद से। पाकिस्तान हमेशा से ये रोना रोता रहा है कि कश्मीर उनकी शहर है। भला ये बताइए, अपनी शहर पे कौन आ जाके उसको दबाता है या उस पे पैर रखता है? आज के दिन पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों से हमला किया है श्रीनगर में, उधमपुर में, अवंतीपुरा में। कहाँ किया है हमला उन्होंने हमला किया है अस्पतालों पर, स्कूलों पर। अपने बच्चों को तो बोलते हैं कि वो मदरसे से निकल के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनेंगे, और चाहते नहीं है कि भारत का बच्चा भारत के स्कूल में पढ़कर सुंदर पिचाई बन सके। अपने बच्चों को नकारा कर दिया है और अब हमारे बच्चों की ताक में बैठे हैं। बड़ा ही शर्मनाक देश है। मुझे तो अफसोस होता है कि हमको उनका पड़ोसी बन के रहना पड़ रहा है। जी आदित्य जी, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। आपने जो एजुकेशन का जिक्र किया सर, एक्चुअली मैं यहाँ करीब 1 महीने से हूँ, और बीच में मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी। पहले हमारे एक पैनलिस्ट ने जिक्र किया था, तो रियासी में जो हाईएस्ट ब्रिज बना दुनिया का चिनाब पर, उसकी कवरेज के लिए मैं आई थी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और प्राइम मिनिस्टर को 19 अप्रैल को उसको इनॉग्रेट करना था। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट और विकास जो हमने आम लोगों से सुना, जो आम कश्मीरी कहता था कि अब ये बदला हुआ कश्मीर है, उसे अच्छा लगता है। वो कहता था कि 90s में हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए, अब मेरा बच्चा पढ़ता है। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी आपने किया कि चाहते नहीं कि बच्चा पढ़े, यही तो इन्हें चाहिए कि ना बच्चा पढ़े, ना इन्हें रोजी रोटी मिले, तो ये हाथ में भी गन थमाएं कश्मीरी के, उसे भारत के खिलाफ बरगलाएं, जो कि लगातार पिछले 6 सालों में चेंज हुआ है। स्पेशली पोस्ट 2019 कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आप लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े उठाकर देखिए, टेररिस्ट अटैक्स की संख्या देखिए, आतंकियों का खात्मा देखिए, जो OGW है उसके खिलाफ एक्शन देखिए। बहुत सुधार, एक नॉर्मल जम्मू कश्मीर एक लंबे अरसे बाद दिखाई दिया है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है और जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, मयंक जी, आपको क्या इस वक्त डी एस्केलेशन की गुंजाइश लग रही है, या आपको लग रहा है अभी थोड़ा वक्त बाकी है? आदित्य, जितना मैंने पाकिस्तान को पढ़ा है, समझा है, और उनकी मानसिकता को जानने की कोशिश की है, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान इस स्टेज से डी एस्केलेट करना चाहेगा। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा उसकी हरकतों का। आदित्य जी, आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा, कुछ शब्दों का प्रयोग किया था श्री विक्रम मिश्री ने जब उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था। वो वर्ड जो है नोट करने लायक है, और उनके वर्ड से कांस्टेंट प्रोवोकेशन एंड एस्केलेशन, यानी पाकिस्तान लगातार उकसा रहा है भारत को और चीजों को और ऊंचा ऊंचा लेकर जा रहा है युद्ध की ओर। फिर उन्होंने ये कहा था कि इन रिस्पॉन्स इंडिया विल, यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है, इस समय रिस्पॉन्ड करेगा। हम एक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनके नापाक इरादों का। तो ये बात को देखते हुए मैं जानता हूं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आएगा।
वो जरूर अपनी गंदी हरकतें करता रहेगा और भारत को उसका माकूल जवाब देना पड़ेगा। आज देखने वाली बात थी, उन्होंने बाड़मेर की तरफ उन्होंने हमला किया था मासूम नागरिकों को टारगेट बनाते हुए। भारत ने तुरंत उस चीज को भांपते हुए उन इलाकों को खाली कराया, लोगों को घर में भेजा। नोट करने वाली आदित्य बात यह थी कि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो हरकत में आया, अनाउंस करा उन्होंने, लोगों ने बाजार खाली किए, घर में जाकर बैठ गए और अपने आप को सुरक्षित किया। फिर भारतीय सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाया और जैकबाबाद एयरबेस, जहां से ये तथाकथित आक्रमण हुआ होगा, उसको जाके ध्वस्त किया। तो भारतीय सेना जो है वो केवल रेस्पॉन्ड कर रही है, पाकिस्तान जो है वो उकसाने की कार्रवाई कर रहा है और लगातार भारत को एक तरीके से हैरेस करने की कोशिश कर रहा है और भारत इसका माकूल जवाब देगा। जी आदित्य। जी बिल्कुल जनरल कुमार, यहाँ पर आपके पास आना चाहती हूँ, साथ ही कुछ तस्वीरें लगातार दिखाना चाहती हूँ। इस वक्त पता नहीं आप कितना सुन पा रहे हैं। आदित्य, आपको रुकना चाहते हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा दावा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है, पाकिस्तान सीज फायर रोकने के लिए तैयार है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान सीज फायर रोकने के लिए तैयार है। ये किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें तब जबकि लगातार भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, दोनों देश के बीच तनाव चल रहा है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए करीब 36 स्थानों पर ड्रोन के जरिए हमले कर चुका है और उसकी मिसाइल्स भी हमला कर रही है। इस बीच भारत सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा है। भारत ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन आज भारत ने एक सख्त संदेश दिया है जिसमें भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इसी तरह की आतंकी घटनाएं पाकिस्तान करता रहा तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। आपको बता दें, एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि सीज फायर रोकने के लिए पाकिस्तान तैयार है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, आपको बता दें, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये किसी और ने नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है और वो जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि दोनों देशों का जिक्र किया है। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। हालांकि भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं एक बार आपको और पढ़ के बता देता हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्या कहा है, उन्होंने क्या मैसेज दिया है। After a long night of talk mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using. तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ी बात ट्वीट की गई है। बहुत बड़ी खबर है, इंडियन गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया का इस पर इंतजार है। लेकिन वो जो कह रहे हैं, ये 3 बिंदु हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात जो वो ये कह रहे हैं कि मुझे खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि भारत और पाकिस्तान ने, ध्यान से सुनिएगा, भारत और पाकिस्तान ने फुल और इमीडिएट सीज फायर, यानी जिस हैवी शेलिंग की बात हम बीते दिनों में कर रहे हैं, सीज फायर के अग्री करने की बात कह दी है, इंप्लीमेंट करने की बात कह दी है। यानी भारत पाकिस्तान के बीच किसी तरह की कोई शेलिंग नहीं होगी, किसी तरह के कोई स्ट्राइक्स नहीं होंगे। फुल एंड इमीडिएट, यानी बिल्कुल अभी ये लागू हो चुका है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यहां पर कह रहे हैं, उनके द्वारा जो पोस्ट किया गया है वो मैं आपको बता रही हूं। पहली बात वो कह रहे हैं कि मुझे
खुशी हो रही है ये बताते हुए कि भारत और पाकिस्तान जो है उन्होंने फुल और इमीडिएट सीजफायर यानी युद्ध विराम के लिए वो अग्री हो गए हैं, और साथ ही उन्होंने मुबारकबाद दी है दोनों ही देशों को, ये कहते हुए कि भाई ये कॉमन सेंस इन्होंने इस्तेमाल की है और समझ दिखाई है, ये कह रहे हैं वो। और ये भी कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो आप ये समझे इस वक्त की अगर कोई बड़ी खबर है तो यही बड़ी खबर है, क्योंकि बार बार आप ये सवाल मेरे से सुन रहे थे, क्या एस्केलेशन लेडर पे जाएगा, ऊपर एस्केलेट होगा, डी एस्केलेट होगा, क्या होगा? लेकिन ये बड़ी खबर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा जो दी गई है उसके मुताबिक इमीडिएट यानी फौरन और कंप्लीट फुल हर लेवल पर सीज फायर की बात भारत और पाकिस्तान के बीच ये अनाउंसमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति की। सबसे पहले मैं यहाँ पर जनरल कुमार आपका रिएक्शन चाहती हूँ, जल्दी जल्दी संक्षेप में सारे गेस्ट का, क्योंकि इस वक्त की इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है। I'll say it's disappointing. देखिए पिछले 35-36 साल से ग्रे जोन ऑपरेशन चल रहा है एक हमारे वेस्टर्न नेबर के साथ हमारा। पहली बार हमने कदम ठोस लिया है कि उनको पकड़ लेंगे, गर्दन से पकड़ लेंगे और ये ऐसा समझाएंगे कि आगे हरकत ना करें। अगर इतने सिंपल तरीके से जो ट्रंप साहब कह रहे हैं तो हो जाता तो अलग बात थी। उसमें कंडीशंस होंगे। वो क्या कंडीशंस हैं? आज बात हुई है डीजीएमओ की, वहां से आई है, एनएसए के बीच में कल बात हुई है। तो जो क्या कहते हैं बैक चैनल नहीं है, ये तो फ्रंट चैनल है, ये ऑफिशियल वो है। तो कहानी ये है कि इस दर्द को हमेशा करना हमके लिए हमको मिटाना है, और अभी हमारे पास मौका है, हमारे पास में क्या कहते हैं माहौल है, स्ट्रेंथ है, लोगों का एक दूसरे का विचार है, और हमने सारे कदम इकट्ठे उठाए हैं, कूटनीति, राजनैतिक, इंटर बॉर्डर ट्रीटी और केयरफुल स्ट्राइक ऑन बेसिस प्रॉपर फेयर और जस्ट। बिल्कुल सर, जी हमने हर एरिया को कवर किया और हर लेवल पर हमने रिस्पॉन्ड किया। यहाँ पे मयंक जी आपको लेके आना चाहती हूँ, आप डिसअपॉइंट हुए या आपको लगता है कि हमें ऑलरेडी संकेत मिल रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से संकेत मिल रहे थे कि वो बार बार कह रहे थे कि अमेरिका मीडिएट करे, अमेरिका भारत को सीज फायर के लिए अग्री कराए। जिस तरह से हैवी लॉसेस उन्होंने सफ़र किए थे, इंडिया ने पहले स्ट्राइक्स में टेरर के अड्डे उड़ाए थे, दूसरे स्ट्राइक में हमने देखा था किस तरह से जो एयरफोर्स स्टेशन थे बड़ा नुकसान, रावलपिंडी में घुसकर जो अटैक किया, हैवी लॉसेस थे पाकिस्तान के पास सर्वाइवल कितने दिन सर्वाइव कर पाते हैं, सवाल आज डिस्कस होना शुरू हो गया था खुद पाकिस्तान में। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं ये मौका लूंगा जनरल साहब को सैल्यूट करने का कि उन्होंने मेरे मन की बात छीन ली। मैं जनरल साहब की बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। आदित्य जी देखिए, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज बीइंग रिटन। आप पढ़िए, इट इज अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर का ऐलान किया है, इट इज नॉट अनकंडीशनल, ही हैज नॉट यूज्ड द वर्ड अनकंडीशनल। जनरल साहब ने जैसे ठीक पकड़ा था, उन्होंने ये कहा था कि इसके पीछे कंडीशंस होंगी, और मेरा मानना भी यही है, इसके पीछे कंडीशंस होंगी। इट इज नॉट अ अनकंडीशनल सीजफायर जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी तो सर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करती हूँ, जो बात मुझे आपसे कहनी थी, आपने जो कहा कंडीशनल, ये जाहिर तौर पर ये कंडीशनल होगा। मुझे याद है आज दिन में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने ये कहा था कि ये वो भारत नहीं है कि यूरोप हमें डिक्टेट कर देगा या G7 कंट्रीज हमें डिक्टेट कर देंगी कि तुम बैठ जाओ तो भारत बैठ जाएगा, ये भारत नहीं बैठेगा। तो जाहिर तौर पर कंडीशंस हैं। यहाँ पे ये जो खबर आई शाम को जिसमें ये कहा गया पाकिस्तान के संदर्भ में कि अगर एक भी हमला हुआ, कोई भी आपने आतंकी हमला किया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। Should we connect the dots here? Yes, perfectly fine, बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, कोई भी स्टेप लिया जाता है उसके साथ में बहुत डिस्कशंस होते हैं बैक चैनल्स में। सर ने बोला नहीं बैक चैनल नहीं था, फ्रंट चैनल था, बट यस यू कैन कंसिडर दिस एज बैक चैनल बिकॉज परोक्ष रूप से बात हुई है, प्रत्यक्ष रूप से कोई हमारे पास में संदेश नहीं आया था। डिस्कशन जरूर चल रहे थे, क्या डिस्कशंस थे, वी वर नॉट प्रिवी टू दैट। तो हमारे लिए तो खैर बैक चैनल हुआ वो, अन्यथा ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक ओवरचर्स थे जो कि यूएस ने उठाए होंगे और हमने उसको रिस्पॉन्ड किया होगा। पाकिस्तान इस समय बड़ा परेशान था, बिलबिलाया हुआ था, क्योंकि इस समय ये मान के चलिए भारत ने अपना बूट उसकी गर्दन के ऊपर रख दिया था। जाने का बचने का कोई उसको चांस नहीं मिल रहा था और वो बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत सिग्नल दिए।
आप देखिए उनकी एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी थी सुबह के टाइम पे, जो कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में डिसीजन लेती। जी जी। उस मीटिंग का अनाउंसमेंट उन्होंने किया, वो मीटिंग नहीं हुई। पहली बात, वो एक हिंट देना चाह रहे थे कि अब हम यहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग उस हिंट को समझ जाएं। हो सकता है अमेरिका की फटकार उनको लग गई हो, या ये भी हो सकता है कि जनरल मुनीर जो हैं वो छोड़कर देश भाग चुके हों और मीटिंग के लिए उनको कोई मिल ही ना रहा हो। ये भी हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल। लेकिन जो भी हुआ, देखना ये है कि हालांकि आज उनकी बात हुई थी, ये कहा गया था दिन में कि उनकी बात हुई है। लाली जी से एक कमेंट ले लेती हूँ सर, सॉरी, मुझे सारे गेस्ट को जल्दी जल्दी एक एक कमेंट लेना है। लाली जी जल्दी से आपका कमेंट इस पर। देखिए, ट्रम्प साहब वो आदमी है जिन्होंने, आपको लगता है कि भारत काफी कुछ अकम्प्लिश ऑलरेडी कर चुका था? इसमें पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा जल्दी होगा कमेंट करना, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा था मैं 1 हफ्ते में यूक्रेन की जंग खत्म कर दूंगा, वो तो हुई नहीं। वो कहते हैं कश्मीर 1500 साल पुराना मुद्दा है, वो तो हुआ नहीं। मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, मैं हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ट्रम्प साहब एक सियासतदान नहीं है, वो व्यापारी आदमी है। मैं न्यूयॉर्क में 10 साल रहा हूँ। उनकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं दुनिया का डील मेकर बनना चाहता हूँ। अब ये जो उन्होंने कहा है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट कितना इत्तेफाक रखती है नहीं रखती है, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं जो आपने कहा कि एक्ट ऑफ टेरर है और एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, अब ये उसमें इनकॉर्पोरेटेड है कि नहीं है, तो इसमें आदित्य जी पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ, डू यू वांट सीज फायर नाउ, या आपको लगता है भारत को पूरा गेम पूरा करना चाहिए था? घर तक छोड़ के आना चाहिए। आपने बोला ना कि छोटी सी बात कर रही हूँ, ओनली विद द प्री कंडीशन, because we don't have time. We are a 7% great economy. We don't have time for a sick neighbor to come and insult us in our country on the basis of religion. We don't have time for this. पहले था अगर हमारी टर्म्स पे है तो ठीक है, नहीं तो जय माता दी। चलिए ठीक है, आई एम श्योर हमारे फोर्सेस कहीं ना कहीं पाकिस्तान घुटनों पे था, एंड भारत ने जरूर वो कंडीशंस लगाई होंगी। मिस्टर डिलन, जल्दी से एक रिएक्शन आपका। देखो, आई एम इन फुल कॉन्सोनेंस विद सुरेंद्र जी कि ये डोनाल्ड ट्रंप जी का एक ग्रेट टिक वाला है जिस थिंग, और ये वाला जो मैसेज आया है एक रेड टिक से है। अब ये भी बात सही है कि इसमें जितनी देर तक इंडियन गवर्नमेंट का रिएक्शन नहीं आता, उतनी देर तक मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट को या इस एक्स हैंडल पे जो लिखा है, मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं। नंबर 2, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हमें 1947 के बाद 3 मौके गंवाने के बाद ये एक मौका मिला है पाकिस्तान को कंप्लीट सबक सिखाने के लिए, और पीओके के जो हमारा जो बॉर्डर है उसको अपने तरफ करने का। पर अल्टीमेटली जो डिसीजन होते हैं वो मेरे लेवल पे नहीं होंगे। जितनी देर तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई मैसेज नहीं आता है, मैं उसको बिलीव करने से पहले 100 बार सोचूं। चलिए, आप सोचना चाहते हैं, जनरल कुमार आप भी सोचना चाहते हैं क्या अपने दर्शकों को जिन्होंने ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है? जल्दी से ये खबर एक बार फिर से दे देती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये अपडेट दिया गया है। सर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, उसके बाद मैं वापस आपको फ्लोर दूंगी। उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है, मुझे कहना चाहिए क्योंकि अब ट्विटर नहीं है, एक्स है। उनके द्वारा पोस्ट करके ये जानकारी दी गई है कि भारत और पाकिस्तान फुल, यानी आप देख रहे थे भारत मिसाइल अटैक कर रहा था, ड्रोन अटैक्स हो रहे थे दोनों तरफ से, हेवी शेलिंग हो रही थी एलसी पर, आईबी पर, लगातार फायरिंग हो रही थी, तो बहुत लेवल पर ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो वो कह रहे हैं फुल एंड इमीडिएट, यानी बिल्कुल अभी से, वर्तमान से एक सीज फायर की बात कर रहे हैं और शांति की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिएक्शन का यहाँ पर हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन ये जरूर डिस्कस किया जाएगा कि जब भारत के पास अपर हैंड था तो वो कौन सी कंडीशंस रही हैं जिनके तहत ये सीज फायर माना गया है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिएक्शन का यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट जैसा कि कह रहे हैं यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। जी आदित्य जी, जनरल कुमार, दो चीज देखिए, कोई भी व्यक्ति वॉर नहीं चाहता है, खासकर डिफेंस सर्विसेज, क्योंकि वॉर से देश को क्षति होती है, वित्तीय हानि होती है,
हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बाधा पड़ती है। लेकिन आपके पास में एक रोग नेबर है, आप पाल रहे हैं उसको 78 साल। मौका मिला था 71 में, जब 93,000 आपके पास सैनिक थे, भूल गए, दगा दिया उसको। प्राइम मिनिस्टर गए थे बात करने लाहौर में, मीनारे शहीद पे फिर गए थे, कारगिल हो गया। तो इन सब बैकग्राउंड चीजों को देखते हुए, और हम लोगों का बहुत बड़ा जनसमूह है, दुनिया का सबसे ज्यादा संख्या आबादी वाला देश हमारा है, और पाकिस्तान की भी आबादी कम नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, रुकना चाहते हैं सभी को। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक और बड़ा बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ से उन्होंने बात की है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो, यानी कि जो अभी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो यूएस की विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनका भी बयान आ चुका है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और शहबाज शरीफ से दोनों की बातचीत का जिक्र कर रही हैं, यानी कि जो बात कही जा रही है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि सीज फायर की जो बात है, उस सीज फायर की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा संकेत यहां पर निकल कर आ रहा है। जेडी वैंस, प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ से भी बात हो चुकी है। कुल मिलाकर दोनों देशों को क्या मना लिया गया है। भारत की तरफ से अब इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पाकिस्तान की तरफ से अब तक इस मसले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, जो भारत को बहुत अहम एलाय मानते हैं। उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है, दो बातें कह रहे हैं। आपने देखा 48 आवर्स में, पिछले 48 घंटों में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का एस्केलेशन देखने को मिला, उसके बाद वो ये जानकारी दे रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट वांस, जो कि भारत में थे, आपको याद होगा जब पहलगाम का हमला हुआ था, वो ये कह रहे हैं कि हमने बात की है किस किस से, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और साथ ही जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मुनीर, उनसे बात की है। और इसके अलावा दोनों ही देशों के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भारत के अजीत डोवल और उधर असीम मलिक, तो यानी 3 लेवल पर बात हुई है। और साथ ही वो ये कह रहे हैं हमें बहुत खुशी है, ये बताते हुए कि सरकारें कहाँ की, भारत पाकिस्तान की सरकार जो है, उन्होंने इमीडिएट सीज फायर, यानी वो शांति के लिए तैयार हो गए हैं। और अब ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज पर एक न्यूट्रल साइट पर बात होगी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक तरफ इमीडिएट सीज फायर की बात की जा रही है, दूसरा कहा जा रहा है कि ये जो बड़े मुद्दे हैं, ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, इन पर एक न्यूट्रल साइट पर बात होगी, यानी एक थर्ड कंट्री में बात होगी, ये वो कह रहे हैं। और साथ ही फिर वो बधाई दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ को कि भाई इन्होंने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है, एक पाथ ऑफ पीस जो है वो चुना है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहां पर मैं आपको बता दूं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो द्वारा कही गई, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ये पोस्ट किया गया कि भारत और पाकिस्तान जो है वो इमीडिएट और फुल सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। और अब इसके डिटेल शेयर किए गए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो द्वारा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनकी बात हो गई है, उनकी और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उनकी बात हो गई है भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ में, भारत के विदेश मंत्री और जनरल मुनीर के साथ में, और साथ ही भारत के एनएसए डोवल और पाकिस्तान के एनएसए के साथ में। और वो ये कह रहे हैं कि जो एक तो ये इमीडिएट सीज फायर की बात कर रहे हैं, दोनों ही गवर्नमेंट्स इस बात के लिए तैयार हो गई हैं, ये इंपॉर्टेंट जानकारी वो दे रहे हैं। और दूसरा वो ये कह रहे हैं टू स्टार्ट टॉक्स, यानी बातचीत होगी एक ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज पे एट अ न्यूट्रल साइट। मयंक जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, ये लाइन मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। जी, जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। लगातार ये कहता रहा कि ये हमारा बायलैटरल मुद्दा है। जी, जनरल साहब कुछ कहना चाहते हैं। सर आप बोले, सर मैं आपके बाद में आता हूँ। सर देखिए, दो चीज है, बहुत सालों के बाद में इंडिया पाकिस्तान का हाइफनेशन खत्म हुआ है। आई सी इट कमिंग बैक, नॉट डन। हाउ कैन यू इक्वेट अस विद अ मच वीकर, स्मॉलर, रोग नेशन? और दूसरा पॉइंट है, शहबाज शरीफ कौन है? Who is he? He is nobody. If there is somebody, it is Asif Munir, and he has to be spoken to, and he has to speak to people. Then things are different. That's all. These are the 2 points which I wanted to communicate आप लोगों के माध्यम से। जी सर, एक्चुअली उन्होंने आसिफ मुनीर का नाम भी लिखा है। मार्को रूबियो ने ट्वीट किया है, he has written the name of आसिफ मुनीर also. He also knows who. जी, उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री
जी 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 सर उन्होंने लिखा है, और जी इनफैक्ट आज तो ये खबर आई थी ना कि उनकी बात हुई थी जनरल मुनीर से। ये दिन में खबर आई थी कि बातचीत हुई है जनरल मुनीर के साथ यूएस की। उन्होंने इंक्लूड किया है आसिफ मुनीर को भी, एंड ही हैज इंक्लूडेड बोथ द एनएसए आल्सो, अजीत डोवाल को भी, और जो एनएसए पाकिस्तान है उसका नाम भी उन्होंने लिखा है। सो ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि हु कॉल्स द शॉट्स इन पाकिस्तान। बट मैं जनरल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं इस समय कि पाकिस्तान किस मुद्दे पर बात करेगा, हम किस मुद्दे पर बात करेंगे। अब तक बड़ा इंडिया पाकिस्तान हाइफनेटेड चल रहा था, और एक मौका था इस समय उस हाइफन को वहां से हटाने का, बिकॉज मैं पाकिस्तान को एक धरती पर भारत के साथ में देखना पसंद नहीं करूंगा। एक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और भारत जो हैं वो जचते नहीं हैं। एक रोग नेशन है जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, मेरे देश के मासूम नागरिकों सर की मैं हत्या आपसे जो कर रहा है। जानना समझना चाह रही हूँ, जाहिर तौर पर दोनों बहुत डिफरेंट तरह की कंट्री हैं। बीते दिनों में हमारा ये हम बार बार कहते रहे हैं कि एक टेररिस्ट स्टेट है, और क्यों नहीं मानेंगे टेररिस्ट स्टेट है। आप मसूद अजहर के रिश्तेदारों को मारते हैं और पाकिस्तान उन्हें स्टेट फ्यूनरल देता है, तो आप क्यों नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान टेरर स्टेट है। ऐसे में ये जो लाइन है कि ये जो ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज है ये डिस्कस होंगे न्यूट्रल वेन्यू पर, मैं इस पे कमेंट चाहती हूँ। जी देखिए, ऐसा है कि अदिति जी, रनिंग विद द रैबिट एंड हंटिंग विद द हाउंड, ये पॉलिसी नहीं चलेगी। अमेरिका विल हैव टू मेक इट क्लियर दैट यस यू वर रॉन्ग। ये पब्लिकली आना पड़ेगा। ये भी नहीं होगा कि आप पाकिस्तान को earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो चलिए आपको ये हम बता रहे हैं कि अब भारत की तरफ से भी ये कह दिया गया है, जो जानकारी लगातार यूएस की तरफ से शेयर की जा रही थी, मेरे ख्याल से वो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की आवाज़ थी जो अभी हमने सुनी, उनके द्वारा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया। उन्होंने ये कहा कि जो भी मिलिट्री से जुड़े हुए अपडेट्स हैं वो मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं वो 12 तारीख को देंगे। 12 बजे का वक्त रहेगा, यानी कल देंगे, दोपहर 12 बजे देंगे। ये एक उनके द्वारा जिक्र किया गया है, और साथ ही जो इन्फॉर्मेशन यूएस द्वारा पहले शेयर की गई थी वो उनके द्वारा शेयर की गई। अगर वो साउंड बाइट हमारे पास हो तो जरा एक बार फिर से सुनवाएं जरा। चलिए तो आपको ये बता देते हैं जल्दी से कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यही है कि पहले अमेरिका द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इमीडिएट सीज फायर होगा, फुल सीज फायर होगा, यानी लड़ाई जो कि अभी आपने फॉरेन सेक्रेटरी को भी कहते हुए सुना, वो लड़ाई जो कि लड़ी जा रही थी हवा में, आप देख रहे थे लगातार स्ट्राइक्स किए जा रहे थे भारत की तरफ से, और अभी से हमारे जो जवान है दे वर वेविंग एंड दे डिजर्व इट, क्योंकि जिस तरह से वो पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आए हैं, उनके लिए जितनी भी तारीफ उनकी की जाए वो उतनी कम है। लेकिन हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर की अगर बात करें तो इमीडिएट एंड फुल सीज फायर की बात की गई है दोनों देशों के बीच। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो अभी आपने सुना
तो आपने अभी सुना, सीधे तौर पर ये बताया गया, ये रिएक्शन हम दोबारा से भी आपको सुनवाएंगे जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया है। हम आपको ये बता देते, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे काले बादल और सूरज, एक बार फिर से सुनते हैं क्या कहा है फॉरेन सेक्रेटरी ने। तो चलिए आपको एक बार फिर से ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर दे देते हैं कि दोनों देशों के बीच इमीडिएट एंड फुल सीज फायर। जी हाँ, बीते 3 दिनों में जो हम एस्केलेशन देख रहे थे और भारत बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, लेकिन हमने देखा बीती रात पाकिस्तान जो था उसे भारतीय फोर्सेज ने घुटने पे ला दिया था और की स्ट्राइक जो भारत ने की थी वो की थी पाकिस्तान के रावलपिंडी में, जहां पर आर्मी बैठती है, जनरल मुनीर की सीट है। सीधे चुनौती दी थी, सीधे ललकारा था भारत ने बीती रात और नतीजा आप देख लीजिए, पाकिस्तान घुटने पर आ गया है। दोनों डीजीएमओस के बीच में बात हुई है, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भारत और पाकिस्तान के दोपहर में दोनों के बीच में बात हुई और ये फौरन डिसीजन लिया गया, इमीडिएट सीज फायर का डिसीजन लिया गया। और इस डिसीजन का सीधा सा मतलब है जो एयर स्ट्राइक्स हम देख रहे थे या यहाँ पर एलसी पर जो हम एक्शन देख रहे थे, शेलिंग देख रहे थे, हैवी शेलिंग देख रहे थे, अब उस पर ब्रेक लग गया है। दोनों देश जो है वो फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। ये आपने अभी सुना जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे, साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों डीजीएमओस जो हैं यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये कल फिर से बात करने वाले हैं 12 तारीख को 12 बजे दोनों के बीच में फिर से बात होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हर किसी के जहन में ये सवाल था कि अब आगे क्या होगा, भारत क्या आर्मी अंदर भेजने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से घुटनों के बल आ गया था, भारत ने जीएचक्यू को जिस तरह से टारगेट किया रावलपिंडी में, उसके बाद बड़ा सवाल यही था कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान बातचीत के सुर उसके सुनाई देने लगे थे। तो यहाँ पर हम आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, इसके बारे में जानकारी जल्दी से बता देती हूँ एक बार फिर से जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया। जो सीज फायर अग्रीमेंट था जो उसको जिसका वायलेशन चल रहा था लगातार 2021 में हुआ था, लेकिन हमने लगातार देखा कि उसकी धज्जी उड़ गई पहलगाम अटैक के बाद। अब अमेरिका द्वारा ये जानकारी दी गई, प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ये जानकारी दी गई कि दोनों देशों के बीच इमीडिएट एंड फुल सीज फायर है, यानी अब से लेकर जब से उनका ये पोस्ट आया तब से लेकर दोनों देशों के बीच शांति पर सहमति बनी है। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, जिन्हें ये कहा जाता है कि वो भारत के बहुत करीब है, खैर वो अलग एक टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर और इसके अलावा दोनों देशों के जो एनएसए हैं इन सब से बात की है, यानी 6 ऑफिशियल से बात हुई, 2 प्रधानमंत्री, 2 एनएसए, भारत के विदेश मंत्री और उधर जनरल मुनीर, इनसे बातचीत हुई और फाइनली फुल एंड इमीडिएट सीज फायर पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई। तो बहुत सी ऐसी बातें हमने देखा पिछले 24 घंटे में जो लगातार निकल कर आई और उसके बाद यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है। ये खबर भी आई थी अभी, आपने सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को एक्शन में देखा, आपने बीएसएफ को एक्शन में देखा, आपने इंडियन आर्मी को एक्शन में देखा, आपने इंडियन नेवी के एक्शन को लेकर पाकिस्तान का डर तो देखा, लेकिन उससे ज्यादा आपको वो एक्शन देखने को नहीं मिला। तो ये कुल मिलाकर जो खबर है वो यही है कि इमीडिएट सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, यानी दोनों ही देशों के बीच में ये जो युद्ध है उस पर विराम लग गया है, सीज फायर हो गया है इमीडिएट इफेक्ट के साथ और हर एक्शन पर, चाहे वो सीमा पर होने वाली शेलिंग हो। और मैं खुद आपसे पर्सनली बता सकती हूँ, जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों से जिस तरह की गर्जना आया करती थी, जो हंगामा शोर आया करता था, जो कान को भेद देने वाली आवाज आया करती थी, आप समझ सकते हैं कि लोगों का क्या हाल होगा, किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, हमारे सिविलियंस को बड़ी संख्या में उन्हें मूव भी किया गया था। लेकिन अब कुल मिलाकर जब भारत के पास अपर हैंड है, भारत डोमिनेटिंग पोजीशन में था, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और बिंदु जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो बिंदु ये है कि आज शाम एक और खबर आई जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से अगर भारत में कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होता है, यानी भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है, तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, यानी उसे
युद्ध की कार्रवाई मानेगा और उसका रिस्पॉन्स जो है वो युद्ध की कार्रवाई के तौर पर होगा। तो इस बात को आप समझिए, शायद ये एक बड़ी कंडीशन रही है जिस पर भारत ने अपनी सहमति जताई है या भारत तैयार हुआ होगा इस सीज फायर के लिए। और क्या बातें हैं और क्या कंडीशंस भारत के द्वारा रखी गई हैं, उस सब पर अभी और इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। मैं यहाँ पर स्पेक्युलेट नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी। तो आप इस बात को ये समझ लीजिए यहाँ पर कि ये जो सारी बातें हैं, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया था। चलिए, मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया, दोनों डीजीएमओस के बीच फिर बात हुई और उसके बाद दोनों देशों में ये जो सीज फायर है इसके लिए रजामंदी हुई, सहमति हुई। तो ये कुल मिलाकर शाम आते आते, क्योंकि आज ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एक्शन देखने को मिलेगा, मुझे याद है कल रात यहाँ पर ये डिस्कशन भी होने लगा था कि अब इंडियन नेवी भी हमें एक्शन में दिखाई देगी। तो सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। हमने ये देखा कि पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन अटैक्स कर रहा था और हालांकि उसके ड्रोन्स किस लायक थे आप इसका अंदाजा लगाइए कि भारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इंडियन फोर्सेस ने सारे ड्रोन्स जो थे उन्हें सिलसिलेवार तरीके से शूट डाउन कर दिया। पाकिस्तान ने हर बार जब हिमाकत की, हमारे फोर्सेस ने उसका पूरा जवाब दिया, चाहे वो ड्रोन स्ट्राइक्स रही हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स रही हो। जीएचक्यू में घुसकर भारत ने मारा है। आप समझ लीजिए, जो जनरल मुनीर की सीट है, जो कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी सीट है। और शायद ये जो भारत ने किया, पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया, पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि अब ये जो पूरी लड़ाई है ये उसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और वो इससे आगे अब भारत से नहीं लड़ पाएगा। और उसी के बाद से आज अगर आप देखें तो लगातार इस तरह की मैसेजिंग आई कि अगर अमेरिका चाहे, अगर अमेरिका भारत को तैयार कर ले तो हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं, अमेरिका भारत को मना ले। और कुल मिलाकर शाम आते आते हमें पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का पोस्ट दिखाई देता है जो वो करते हैं ये कहते हुए कि इमीडिएट एंड फुल सीज फायर की बात करते हैं और साथ ही दोनों ही प्रधानमंत्री जो हैं उन्हें वो थैंक्स कहते हैं। उसके बाद मार्को रूबियो का ट्वीट आता है जो ये कहते हैं कि उनकी और वाइस प्रेसिडेंट वांस जो कि भारत में थे, आपको याद होगा 22 अप्रैल को जो पहलगाम अटैक हुआ था, जब आइडेंटिटी पूछ कर लोगों को मार किया गया था। हमारे साथ मेजर जनरल बंसल हैं। जय हिंद सर। इस वक्त ये जो बड़ी खबर है, आपका इनिशियल कमेंट इस पर। जी जनरल बंसल जी, अपना क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दीजिए। आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। अभी जरा आवाज वो रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। जी, मैं कह रही हूँ सर, ये जो बड़ी खबर आ रही है, फुल एंड इमीडिएट सीज फायर और साथ ही ये जो ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज है, एक न्यूट्रल प्लेस पर इस पर डिस्कशन। इनिशियल कमेंट आपका। देखिए, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान, हमने जब हमारे नागरिकों पर जब अटैक हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उसके बाद हमने टेररिस्ट के ठिकानों को ध्वस्त किया था और इस पे लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बोला था कि टिट फॉर टैट, कि उन्होंने आपके आतंकियों ने उन पे हमला किया और उन्होंने आपके आतंकियों को खत्म कर दिया। तो वो बात वहीं पे कन्वे कर दी थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को समझा दिया गया था कि आप आगे को इसको ना बढ़ाएं। और सारी दुनिया ये बात मान गई थी कि यह टेररिस्ट अटैक हुआ है और भारत को पूरा अधिकार है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। ये सभी कंट्री इंक्लूडिंग जो यूरोपियन यूनियन, सबने इसको एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में ये बात नहीं आई। वो जो है, अब हालांकि पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे ख्वाजा, उन्होंने कहा कि हम आगे लड़ाई नहीं करना चाहते, अगर भारत अटैक नहीं करेगा हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ हैं और जो शहबाज शरीफ के ब्रदर भी हैं, उन्होंने भी यही एडवाइस दिया शहबाज शरीफ को कि भारत के साथ लड़ाई करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें पुराना एक्सपीरियंस है। लेकिन जो बात तो चलती है वहाँ फौजियों की, तो जनरल मुनीर ने जो है मुल्ला मुनीर ने, उसने उनकी बात नहीं मानी और जो हमारे 15 सिटी पे वो कर दिया अटैक। तो अटैक करने पे जो इन्होंने ड्रोन और मिसाइल भेजी, हमारी जो एयर डिफेंस ने बिल्कुल उनको नस्ते नाबूद कर दिया। फिर जब भी वो करते रहे, हम उसका जवाब देते रहे। और दबाव पड़ा। जो सवाल का जवाब चाह रही हूँ जो इस समय हमारे दर्शकों के मन में होगा, वो सवाल ये है, क्या भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया
वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन था वो था टेरर इंफ्रा को ख़त्म करने के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि इनकी ये जो करीब 4 दशकों से भारत को ब्लीड करवाने की, भारत को में खून बहाने की जो स्ट्रैटेजी है, अब ये नहीं चलेगी। ये जो टेरर आउटफिट्स को एक सैंक्टिटी देते हैं, एक लेजिटिमेसी देते हैं, ये नहीं चलेगी। आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर वो हासिल करने में कामयाब हुआ है इस सीज फायर से पहले? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा जो सिंदूर था, हमने इनके टेररिस्ट को खत्म कर दिया, तो हमारा एम जो तो वहीं खत्म, वहीं पूरा हो गया था। अब ये जो कुछ करते रहे तो हम उसका जवाब देते रहे, और जवाब देने के बाद में हमने कोई अपनी तरफ से कोई युद्ध नहीं, मतलब कोई हमने जो उसको अटैक नहीं किया उनके ऊपर में, कोई प्रिएम्प्टिव नहीं किया। और जब ये सब कुछ चलता रहा तो लगातार जो है ये उनके पास, जब इनका हालात खराब हो गए तो अमेरिका के पास तो कॉन्टेक्ट टच में थे ही। लेकिन तो आपको शहबाज ये शरीफ ग्राउंड पे कितना आपको लगता है कि ये होगा सर? सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन नहीं, सर ग्राउंड पे तो ये आपको होगा, ग्राउंड पर ये कितना रियलिस्टिक लगता है? क्योंकि 2 दिन पहले की देखिए, तस्वीर आपको है, मैं ये बताना, मैं 2 वही दिन बताने की पहले की कोशिश कर रहा तस्वीर हूँ। है पाकिस्तान के। मैं जो कहना चाह रही हूँ सब, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि हम आतंकियों को, पाकिस्तान के उन आतंकियों की डेड बॉडीज को पाकिस्तान के झंडे में रैप हुआ देखते हैं, और पाकिस्तानी फौजी जो हैं, उनके जो ऑफिसर हैं, वो एक वांटेड टेररिस्ट के पीछे खड़े होकर प्रेयर्स करते हैं उन आतंकियों के लिए। उसके बाद आज ये सीज फायर, इसका आपको लगता है कि मुल्ला मुनीर मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, मानेंगे। देखिए, थोड़ा मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं उसको अच्छे से समझा देता हूँ। अभी जो है इनके इतने ऊपर पोस्ट डाला गया, इनकी कमर तोड़ दी गई है, और कमर तोड़ने पे अभी जो ये हमने ये कंडीशन रखी है कि अगर आगे से कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो टेररिस्ट अटैक वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अब एक्ट ऑफ वार का मतलब ये हुआ कि अभी जब इन्होंने टेररिस्ट भेजे तो हमने सिर्फ टेररिस्ट के ठिकाने ध्वस्त किए, लेकिन अगली बार अगर कोई टेररिस्ट आता है तो उसका मतलब ये है कि ये इनके मिलिट्री ठिकानों पर डायरेक्ट अटैक करेंगे। उसमें जो बिल्कुल, जब इनके मिलिट्री ठिकाने जो आईएसआई है या जो आर्मी हेडक्वार्टर है इनका पाकिस्तान का, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये अब क्लियर हो गया है। तो अब पाकिस्तान के जो जितने हुक्मरान हैं या जो फौजी हैं या जो इनके आर्मी है, उनको पता चल गया है कि अगली बार अगर कैसा हुआ तो ये माना जाएगा तो अटैक इनके ऊपर होगा। अभी तक तो ये प्रॉक्सी वार लड़ते थे, और प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए इनके पास इनकी हिम्मत नहीं थी। तो अब जो ये इनको सबक मिल गया है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड श्योर कि आगे से ऐसी हिमाकत नहीं करेगी। हमने अपना एम अचीव कर लिया है। भारत की बहुत बड़ी सफलता है, भारत की अभी जीत है। ठीक है सर, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर दीपक विश्वकर्मा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं उनके पास क्या अपडेट्स है। दीपक, बड़ा ऐलान, ये फुल एंड इमीडिएट सीज फायर का, एक न्यूट्रल साइट पर दोनों देशों के बीच बात। अगर मैं आपसे इस वक्त ये कहूँ, आपने क्या सुना है? सबसे पहले तो सरकार ने क्या कहा है वो आप बताइए। देखिए, सरकार ने ये बताया कि 5 बजे बात हो गई और 5 बजे ही ब्रेक लगा दी गई है कि अब ना हवा का फायर होगा, ना पानी से किसी तरीके से कोई हमला होगा, और ना ही ज़मीन से किसी प्रकार का कोई उल्लंघन किया जाएगा। जो नियम है, जो कायदे हैं, उसको पालन कराया जाएगा। तो जनरल बंसल, यहाँ पे जो सवाल है, जी मैं यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछ रही थी वो सवाल ये था, पाकिस्तान से तो आप बात नहीं कर रहे थे। अब ये जो कहा जा रहा है, भारत तो बात नहीं कर रहा था। आप देखें 2019 के बाद हमारी बात कहाँ हुई है? कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ, इसका मतलब क्या है? जो ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज की बात की जा रही है, क्या है ये? भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से? सीज फायर की बात हुई है, जब इनके सब असले वगैरह खत्म हो गए, और हो सकता है इसी कंडीशन पे जो है इनको जो IMF का जो लोन मिला है, जो वो नहीं मिलता फिर इनको, जो मॉनेटरी फंड से जो मिला है। तो अब जब ये बात हुई तो इनको लगा कि अब हम खत्म होने वाले हैं, भूखे मरने वाले हैं, तो गिड़गिड़ाए जाके अमेरिका के पास। अब अमेरिका ने जो है, फिर जो अमेरिका के भी प्राइम मिनिस्टर, जो अमेरिका ने जो रूबियो हैं, उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर से बात करी, शहबाज शरीफ से, लेकिन शहबाज शरीफ की बात जब कुछ नहीं बनी तो मुनीर को बताया, और मुनीर ने जब ये कहा तो उन्होंने उनको अभी उनके ही तरफ से जो DGMO का फोन आया हमारे DGMO के पास कि भाई हम लड़ाई बंद करना चाहते हैं। तो अब ये क्लियर कट हो गया है कि पाकिस्तान घुटनों पर आकर के उसने जो है भारत से, जो अमेरिका से रिक्वेस्ट करके
और फिर जो है अमेरिका ने भी इस बात को जब शर्त को मान लिया है हमारी कि आगे से एक्ट एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी एक्ट ऑफ वार, और ये बात होगी। और जो हमारा जो अचीव हो गया, जो हम टेररिस्ट के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, आपने जो कहा कि भाई इन्होंने उसको झंडे में लपेटा, ये किया वो किया, अब वो पास्ट की बात रहेगी। अब आगे जो है ना, ये टेररिस्ट का इनका खेल खत्म हो गया। अब तक जो प्रॉक्सी वार कराते थे वो प्रॉक्सी वार खत्म हो गई। अब जो है टेररिस्ट जो वो समझे जाएंगे कि एक्ट ऑफ वार है, तो पाकिस्तान ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। पाकिस्तान को पता लग गया है कि अगर अगली बार कोई भी टेररिस्ट गया तो सीधा अटैक पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर होगा। और पाकिस्तान की आर्मी जो है, और ये पूरे संसार को पता चल गया, वर्ल्ड को पता चल गया, कल को कोई वर्ल्ड लीडर या कोई भी वर्ल्ड ये नहीं कहने वाला कि जी आपने इनके ऊपर क्यों अटैक किया, क्योंकि ये बात अब तय हो गई है कि आगे से तय, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो अब ये बहुत ही अच्छा हो गया है, ये आगे का बिल्कुल पूरा अच्छा समाधान। जी। तो पाकिस्तानी आर्मी की जहां तक बात की जाए तो थोड़ा सा दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं, जब आप मुल्ला मुनीर की बात सुनते हैं, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जनरल मुनीर जो है खुद को हाफिज कुरान कहते हैं, और बीते दिनों में आपने उनके मुंह से या तो जिहाद की बात सुनी है, या भारत और माफ़ कीजिएगा हिंदू और मुसलमान कैसे साथ नहीं रह सकते, और इसीलिए पाकिस्तान वजूद में आया है। पाकिस्तान की बड़ी वीर गाथाओं की बात करते हैं, हालांकि वो बात और है। अख्तर मंगल ने उन्हें आईना दिखा दिया था, जो कि बलूचिस्तान के फॉर्मर CM है, जब उन्होंने याद दिलाया था कि किस तरह से 93,000 सैनिकों की पतलूनें जो थी वो भारत ने उतरवा दी थी पाकिस्तानियों के, और हथियार डलवा दिए थे। तो इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है, भारत और पाकिस्तान दरअसल मुझे कहना चाहिए पाकिस्तान के DGMO के रिक्वेस्ट पर भारत जो है पाकिस्तान के साथ इस सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। और ये भूले नहीं, भारत की तरफ से यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की गुस्ताखी की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, तो उसे भारत जो है वो एक्ट ऑफ टेरर मानेगा। दरअसल कोई भी आतंकी घटना अगर होती है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, माफ कीजिएगा, और उसी के माकूल जवाब दिया जाएगा। ये आपको आज क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। इसके अलावा आप ये भी लगातार सुन रहे हैं, इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक टेबल पर लाने का काम आज उनके द्वारा किया गया, और ये मार्को रूबियो द्वारा बताया गया कि उनके और जो उनके उपराष्ट्रपति हैं JD वांस, उनकी तरफ से बार बार बातचीत की गई 48 घंटों में, यानी पिछले 2 दिनों में बैकडोर टॉक्स जो थे वो लगातार चल रहे थे, चाहे वो उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बात हो। ठीक है, इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट भी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग वर्कआउट कर ली है, यानी सहमति बन गई है किस बात पर कि जो फायरिंग चल रही है, जो मिलिट्री एक्शन चल रहा है, इस पर विराम लगाने के लिए उन्होंने ये कहा कि भारत ने हमेशा से ये कहा है कि एक फर्म और एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड उसका है टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स, और साथ ही जो उसके मैनिफेस्टेशंस हैं, यानी आतंकवाद के जितने भी फॉर्म्स हैं, मैनिफेस्टेशंस है, उसके खिलाफ भारत का जो स्टैंड है वो काफी फर्म है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, और भारत इस पर डटा रहेगा। यानी जो बात हम बार बार यहाँ पर कर रहे हैं वही बात एक बार फिर से विदेश मंत्री द्वारा अब कही गई है, डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा। वो यही कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जो भी फायरिंग या मिलिट्री एक्शन चल रहा है उस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन साथ ही वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि दोनों देशों को इस बात पर क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेशली भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मिस्टर चौधरी, मैं आपसे यहाँ पर एक कमेंट लेना चाहती हूँ। हम बार बार जो डिस्कशन कर रहे हैं, एक तो बड़ा सवाल है क्या ऑपरेशन सिंदूर वो जिस एम के साथ लॉन्च किया गया था वो एम एकम्प्लिश कर लिया उसने, और आप पाकिस्तान के साथ बात करने की बात कही जा रही है, तो ये तो हम तो पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे थे, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर था कि भाई हम बात नहीं करेंगे आप जब तक टेररिज्म नहीं बंद करेंगे। तो क्या ये माना जाए पाकिस्तान ने, मुल्ला मुनीर ने ये कमिटमेंट दे दिया है कि अब टेरर की कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की जमीन से नहीं होगी भारत के खिलाफ? देखिए, ऐसा है कि
पार्टीशन के बाद से जो पाकिस्तानी आर्मी है वो इंडिया के लिए बहुत ऑब्सेस्ड रही है, इसीलिए कई वॉर भी हुए और ये पाकिस्तान आर्मी को पता लग गया हर वॉर के बाद कि हम नॉर्मल मीन से इंडिया से नहीं जीत सकते, तो इसलिए हर वॉर के हारने के बाद फिर वो और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए। तो उन्होंने दो पॉलिसी बनाई कि अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना और असिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसको बेसिकली वो इसको नाम देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि टेररिस्ट को सपोर्ट करना, so that India bleeds by 1,000 cuts. Now अब क्या हुआ कि इसमें हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया। तीन चीजें हुई इसमें, हमने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाई, हमने अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखाई, हमने जो चाइना के वेपन्स थे उनको फेस ऑफ दिखा दिया कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, और उसके बाद हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था हमने कर लिया। लास्ट के सारे वॉर्स जितने भी हुए हमने हमेशा जीती हुई पोजीशन पे आके भी सरेंडर किया, हम नेगोशिएट नहीं कर पाए। लेकिन आज की डेट में जो हमने ऑफेंसिव एक्शन दिखाया, जो अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई, हमने ये जो सीज फायर किया और एक्सेप्ट किया, ये अपनी शर्तों पे किया है, और ये इस पाकिस्तान के लिए नहीं, इस वर्ल्ड के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है कि हम अपनी शर्तों पे अब टेररिज्म से समझौता नहीं करेंगे और अपनी शर्तों पे ही लड़ाई लड़ेंगे। और जी सर, मैं आपसे यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे सवाल पूछ रही थी तो दरअसल जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर यूएन के सबसे ज्यादा डेजिग्नेटेड ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बैठे हैं, भारत के ही नहीं यूएन द्वारा डेजिग्नेटेड। हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सभी इंडिया के मोस्ट वांटेड है। मुनीर क्या इन्हें भारत को सौंपने के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान इस तरह की बात के लिए तैयार होगा? क्योंकि वो तो इन टेररिस्ट को एसेट मानता है ना, ये तो उसकी जो फंडामेंटल पॉलिसी है, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल, उसके एकदम अगेंस्ट जाता है। इतना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट विद इन अ फ्यू आवर्स। पाकिस्तान और दे आर जस्ट बाइंग टाइम। पाकिस्तान जो है एक्चुअली वो एक रोग नेशन है, लेकिन पाकिस्तान को जो कंट्री सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज ने पाकिस्तान को अपना फेस ऑफ बना के पाल रखा है कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो पाकिस्तान को अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो जब कोई कंट्री किसी को दूसरे कंट्री को पालता है तो उसके जो मैकेनिज्म है उसको भी पालना पड़ता है। तो सिर्फ इतना है, सबके अपने इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है, टर्की का इंटरेस्ट है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ईरान का इंटरेस्ट है, जिनके इंटरेस्ट है, इसलिए वर्ल्ड इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं देता। तो मेरा पॉइंट यही है कि हम जो है सपोर्ट मांगने जाते हैं वर्ल्ड फोरम से। ईयू का सपोर्ट हमारे खिलाफ कभी होता है, कभी नहीं होता, डिसबैलेंस होता है, लेकिन इस बार के इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में, हमने ये दिखाया कि हम अपनी शर्तों पे अपनी लड़ाई, अपनी जमीन, अपने लोगों की रक्षा करेंगे और हमें किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कंट्री, और दूसरा एक और देखिए, इस बार क्या हाईलाइट किया है हमने, जब हमने टेररिस्ट मारे तो पाकिस्तान आर्मी का फ्लैग उसके ऊपर पड़ा हुआ है, पाकिस्तान आर्मी उसको कंधा दे रही है, तो ये भी तो एक डिस्क्लोजर है। दुनिया में मीडिया के सामने पता सबको था, लेकिन ऑप्टिक्स ना बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके सामने वो ऑप्टिक्स आ जाते हैं तो उस ऑप्टिक्स के बाद लोगों का ओपिनियन बदलने लगता है। तो हम हर तरीके से सक्षम है और हमने अपनी शर्तों पे किया और ये बहुत अच्छा किया। ये मैसेज है, और किसी के लिए भी अच्छा या बुरा नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों का मानना ये होगा कि ये 1 ऑफ द अपॉर्चुनिटी थी 100 ईयर्स में, हमको इसको यूटिलाइज करना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ सब अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। जी जी जी, मयंक जी भी हमारे साथ है, जल्दी से एक रिएक्शन मयंक जी। यहाँ पर आपका, हम देख रहे हैं फोर्सेस की हमारे जो मूवमेंट है यहाँ पर और तेज हुई है। खैर आदित्य जी, पहले तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि आपका एक स्टेटमेंट आया था कि बोथ द DGMOs हैव स्पोकन टू ईच अदर। दैट स्टेटमेंट शुड हैव बीन कि DGMO पाकिस्तान कॉल्ड अप DGMO इंडिया एट 1536, यानी कि भारत की तरफ से पहल नहीं हुई है, पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को कॉल किया है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नंबर 1। नंबर 2, इस समय जो था इंडिया का डेफिनेटली अपर हैंड था, और मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपके मौजूद स्पीकर चौधरी साहब से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैं देख रहा था इस चीज को किसी दूसरी ओर जाते हुए, क्योंकि इंडिया की टोटल इस समय सुप्रीमेसी चल रही थी, पाकिस्तान जो था घुटनों पर था। आई एम वेरी श्योर मोदी जी जो हैं जब नेगोशिएट करेंगे तो ही विल बी नेगोशिएटिंग फ्रॉम द पावर ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि वो इस देश का मूड समझते हैं। नाउ आउटकम ऑफ दिस नेगोशिएशन will depend on the political future of this government. ये स्टेटमेंट को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर भारतीय को ये लगा कि नेगोशिएशन जो है
क्योंकि नेगोशिएशन ऐसा होता है कि जब दो पार्टीज आपस में इत्तेफाक करती हैं एंड बोथ द पार्टीज फील कि हम जो हैं हमारी एंड्स जो हैं वो मीट कर दिए गए हैं। इस समय भारत का मूड जो था पाकिस्तान को कुचल कर पीओजेके को वापस लेने का था। क्या नेगोशिएटिंग टेबल पे हम इस बात को रख पाएंगे या रखेंगे? क्योंकि भारत का मूड जो है प्रधानमंत्री अच्छी तरह समझते हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर ये नेगोशिएशन होता है तो ये मुद्दा भी उठेगा शायद। इसके नीचे कोई भी भारतीय मानने को तैयार नहीं है। आदित्य जी, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। I will say it is a very easy task for the Pakistanis, but a very difficult task for the Indian government now, because they have to live up to the reputation of the Indian public. इस समय भारत जो है त्रस्त हो चुका था पाकिस्तान से, और वो इस समय चाहेगा उसका बिल्कुल समूल नाश के इस समय सोच रहे थे लोग। ठीक है, जो डिसीजन लिया गया किसी कारणवश लिया गया उसको मान लेते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी टफ कॉल टू टेक। लेट अस सी हाउ इट अनफोल्ड्स इन द फ्यूचर। जी बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने सिविलियंस के बारे में ज़रूर सोचा होगा, और ज़ाहिर तौर पर जैसे कि आपने खुद जिक्र किया पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से यहाँ पर भारत गया है। कहीं ना कहीं भारत के पास वो बार्गेनिंग पावर और नेगोशिएशन की ताकत होगी, और मुल्ला मुनीर जो हैं उन्हें टेररिज्म और जो उनके प्रॉक्सीज हैं जिन्हें अक्सर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है एसेट बताती है, भारत ने ज़रूर इंश्योर करेगा कि उनके खिलाफ एक्शन हो, और जो भारत के मोस्ट वांटेड है वो भारत को सौंपे जाए। मुझे नहीं लगता भारत इससे कम पर रुकेगा या ठहरेगा या मानेगा। इंडिया न्यूज के स्टूडियो चलते हैं, रचना वहां से हमारे साथ है। अदिति जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई थी और लगातार बड़े अपडेट्स दे रही थी, लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो दर्शकों के लिए बता दें कि सीज फायर पर सहमति बन गई है और भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए सहमति दी है। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं वो जान लें, भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच में सीज फायर पर दोनों ही देश सहमत हो गए हैं, यानी कि ना तो भारत की तरफ से ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। अमेरिका ने इंटरवीन किया, दोनों देशों के साथ में बातचीत हुई और दोनों देश सहमत हो गए हैं, और थोड़ी देर बाद तीनों सेना अध्यक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, यानी कि डिटेल में ब्रीफ किया जाएगा कि अभी एक्चुअल सिचुएशन है क्या। मेरे साथ में मेजर जनरल बंसल जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी मेरे साथ में हैं, और कर्नल मयंक चौबे जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं।